हम स्टोरी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां मल्टिया एक भयंकर गलती करके वापस उसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां से उसने शुरुआत की थी। इस स्टोरी में मॉरल क्वेश्चंस और दुविधाओं के बीच कई छोटे छोटे क्वेश्चन भी उठते हैं, जैसे पॉल को पावर डैम्पनिंग कॉलर क्यों नहीं पहनाया गया। ये आदमी अकेले ही पूरी जेल पर कब्जा कर सकता था। उसे रोकने के लिए सिर्फ एनिमेशन बजट की कमी थी। जेल की हालत तो वाकई खराब है। सुपर हीरो यूनिवर्स में वैसे भी जेलें बेकार होती हैं, लेकिन ये तो और भी बदतर है। यह एक सामान्य जेल है जिसमें सुपर ह्यूमन कैदियों को रखा जा रहा है और उनके लिए बस एक कॉलर और एक फोर्स फील्ड है जिससे वो टेलीपोर्टर को बाहर रख सकें। पॉल ने अपने क्लोन्स का इस्तेमाल करके एक दरवाजा तोड़ने के लिए उन्हें खुद ही कुचलने पर मजबूर कर दिया। ये एकदम मेटल एस फक मोमेंट था। ये सीन दिखाता है कि इनविंसिबल कैसे क्लासिक सुपर हीरो पावर्स को क्रिएटिव तरीकों से इस्तेमाल करता है। इस एपिसोड में हम पॉल और उसके ट्विंस के बारे में और जान पाते हैं। जब वो बच्चे थे उन्हें अचानक शक्तियां मिल गईं, जिससे उनके पिता पागल हो गए। सरकार ने उन्हें हीरो बनाने की कोशिश की, न सिर्फ इसलिए कि वो अपनी पावर्स को कंट्रोल में रख सकें, बल्कि इसलिए भी कि बाद में वो हीरो के रूप में उनकी सेवा कर सकें। पॉल को इससे नफरत हो गई और वो भागकर द ऑर्डर के लिए किलर बन गया, जबकि उसके ट्विंस को उसे सिंपैथी है। पॉल को जीडीए ग्लोबल डिफेंस एजेंसी से नफरत है क्योंकि उन्होंने उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उसे हीरो बनने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन उसने अपनी आजादी चुनी, भले ही इसका मतलब बुरा बनना हो। दूसरी तरफ केट जीडीए के लिए काम करती है बिना ये क्वेश्चन किए कि वो एक टूल की तरह इस्तेमाल हो रही है। सीसिल जीडीए का लीडर जनता की सुरक्षा के लिए पर्सनल फ्रीडम से समझौता करने को तैयार है। यहाँ पर पर्सनल फ्रीडम और उसकी कीमत पर क्वेश्चन उठते हैं। पॉल, केट और ओलिवर के मामले में ये जोखिम भरा है। मार्क ने ओलिवर पर भरोसा किया, भले ही वो ब्लू मैन ग्रुप को मार चुका था। जीडीए ने मल्टिया को द ऑर्डर के लिए काम करने के लिए मजबूर किया क्योंकि उन्होंने उस पर ज्यादा नियंत्रण नहीं रखा था। दूसरा बड़ा मुद्दा है ट्रस्ट। मार्क टाइटन पर दोबारा भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि पहले टाइटन ने उसे धोखा दिया था। मार्क को लगा कि उसने एक नए किंगपिन को पावर में लाने में मदद की, लेकिन टाइटन की असलियत ग्रे शेड्स में है। वो एक अपराधी है, लेकिन अपने लोगों की भलाई के लिए भी काम करता है, जो उसे मशीन हेड से बेहतर बनाता है। मार्क को सीसिल और उसके पिता द्वारा धोखा दिए जाने के बाद किसी पर भी भरोसा करना मुश्किल हो गया है। वो बस सीधा समाधान चाहता है, दुश्मन को पीटो और जेल में डाल दो। लेकिन वो ये नहीं देख पा रहा कि कुछ दुश्मन समाज के लिए फायदेमंद भी हो सकते हैं। वह सिस्टम पर भरोसा कर रहा है, जबकि वही सिस्टम बार बार फेल हो रहा है। मल्टिया को जेल में छोड़ने के कारण ड्रैगन ने जेल पर हमला किया और कई लोग मारे गए। अगर मार्क ने टाइटन की मदद की होती तो शायद ये मौतें टाली जा सकती थीं। मार्क ने सही को चुनने के बजाय निष्क्रियता को चुना, जिससे हालात उसके कंट्रोल से बाहर होते गए। वो टाइटन को मदद नहीं करना चाहता था, लेकिन पॉल फिर भी भाग गया। मार्क ने भले ही टाइटन का ऑफर ठुकरा दिया, लेकिन फिर भी उसका इस्तेमाल हुआ। वो लेसर इवल, कम बुराई चुनने से बचता रहा और सिर्फ हालातों पर रिएक्ट करता रहा। मार्क का यह जिद्दीपन और मॉरल पर अडिग रहना उसे ही नुकसान पहुंचा रहा है। स्टोरी ये नहीं कहती कि उसका सही होना गलत है, बल्कि यह दिखाती है कि इस दुनिया में सही गलत के बीच की रेखा धुंधली है। टाइटन ने जो कुछ भी किया वो अपनी बेटी और अपनी कम्युनिटी के भले के लिए किया, जो उसे मशीन हेड से बेहतर बनाता है। टाइटन भले ही अपराधी हो, लेकिन वो अपने लोगों का ख्याल रखता है, जो उसे बाकी विलन से अलग बनाता है। वो एक कोड के तहत काम करना चाहता है, लेकिन मार्क की तरह कठोर मोरल में नहीं बंधा है। मार्क का हीरो बनने का रास्ता उसके खुद के बनाए उसूलों में उलझता जा रहा है। टाइटन ने आखिरकार शिकागो को अपने तरीके से चलाने का मौका पा लिया, लेकिन इसकी कीमत क्या थी? मशीन हेड से समझौता करते हुए उसने ऑर्डर को शिकागो पर नियंत्रण दिया, पर क्या ये फैसला उसे आजादी देगा या और कंफ्यूजन्स में फंसा देगा? मशीन हेड, जिसने पहले भी उसे धोखा दिया था, क्या अब वफादार रहेगा? टाइटन ने अपने शहर को बचाने के लिए एक बुरा समझौता चुना, लेकिन क्या ये समझौता उसे ही नुकसान पहुंचाएगा? मशीन हेड कभी भी टाइटन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है और टाइटन फिर उसी जगह पहुंच सकता है जहां से उसने शुरुआत की थी। टाइटन का यह कदम असल दुनिया की पॉलिटिक्स की तरह ही है, जहां सही और गलत से ज्यादा महत्व अपनी ताकत को बनाए रखने का होता है। उसने मिस्टर ल्यू को हटाकर मशीन हेड को चुना, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो शिकागो पर अपना नियंत्रण चाहता था। उसे पता है कि मशीन हेड एक घटिया इंसान है, लेकिन फिर भी उसने उसे चुना क्योंकि वो उसकी पावर को चुनौती नहीं देगा। ईव और मार्क के पैसे की प्रॉब्लम ने एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उठाया। जब ईव सोने में फल को बदल सकती है तो उन्हें पैसे की चिंता क्यों है? क्या वो अपने मॉरल वैल्यू के कारण ऐसा नहीं कर रही, या इसके पीछे कुछ और है? इस कंफ्यूजन ने उनके किरदारों में और डेप्थ जोड़ दी है। दूसरी तरफ रेक्स और रे की स्टोरी ने एक इमोशनल एस्पेक्ट जोड़ा। रेक्स, जो पहले एक सेल्फिश इंसान था, अब एक ऐसा कैरेक्टर बन गया है जिससे दर्शक एंगेजमेंट फील करते हैं। लेकिन उसकी स्टोरी इतनी अच्छी तरह से लिखी गई है कि
अब ऐसा लगता है कि उसकी मौत करीब है। उसके कैरेक्टर का पूरा आर्क पूरा हो चुका है और स्टोरी में उसकी मौत एक बड़ा इमोशनल शॉक दे सकती है। ये शो सिर्फ दुनिया को बचाने की लड़ाई तक सीमित नहीं है। यह दिखाता है कि कभी कभी छोटी छोटी सड़कों पर होने वाली कॉन्स्पिरेसीज भी बड़े प्रभाव छोड़ती हैं, चाहे वह मशीन हेड का छल कपट हो या पॉल की चालाकी। हर कैरेक्टर की स्टोरी में एक पॉलिटिक्स छुपी है। जब मिस्टर ल्यू को फिर से जिंदा किया जाता है तो टाइटन को लगता है कि उसने जीत हासिल की। यह एपिसोड इनविंसिबल की दुनिया में मॉरल, पॉलिटिक्स और इमोशंस की कंफ्यूजन्स को और डेप्थ से दिखाता है। हर कैरेक्टर अपने अपने कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझा है और कोई भी आसान रास्ता नहीं है। क्या मार्क अपनी मोरल को बदलकर टाइटन की तरह प्रैक्टिकल होगा? क्या टाइटन का समझौता उसे आजादी देगा या फिर और कंफ्यूजन्स में फंसा देगा? और सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या रेक्स अपनी स्टोरी को खत्म करके दर्शकों को इमोशनल शॉक देगा? इन सभी क्वेश्चंस के जवाब शायद आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपके थॉट्स हमें नीचे कमेंट्स में बताएं और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।